हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डील करेंगे कि मानव शरीर में श्वसन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि श्वसन होता क्या है। देखिए, जानना ये बहुत ज़रूरी है कि श्वसन और जो नॉर्मली हम सांस लेना है वो दोनों अलग अलग तरीके की प्रक्रिया है। ठीक है, श्वसन में क्या होता है, जो ग्लूकोज हमें मिला होता है उसका विखंडन होता है ऊर्जा में। तो इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में ये कहें कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो ग्लूकोज है आपका वो किसमें विखंडित हो जाता है, ऊर्जा में। ठीक, मतलब ग्लूकोज के विखंडन से हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब देखिए, अब ये श्वसन दो प्रकार के होते हैं। प्रकार इनका है, एक वायवीय श्वसन है और दूसरा अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऐसा श्वसन है जिसमें ग्लूकोज से जब ऊर्जा का विखंड, मतलब ग्लूकोज का विखंडन जब ऊर्जा में हो रहा है तब ऑक्सीजन उपस्थित होगा। अगर उपस्थित है तो ये जो श्वसन है आपका, ये वायवीय श्वसन होगा। ठीक, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब क्या कि ग्लूकोज से ऊर्जा बन रही है जब, तब ऑक्सीजन अनुपस्थित है, तो ये कैसा श्वसन होगा आपका, अवायवीय। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, वायु से मतलब वायु, वायु मीन्स ऑक्सीजन। तो ऐसा ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो होता है वायवीय श्वसन। ठीक, और ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो हो गया अवायवीय श्वसन। ठीक, चलिए, अब यहाँ पे देखिए कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि भोजन का पाचन हो जा रहा था। भोजन का क्या हो रहा था, पाचन हो रहा था। किस में होता है, जो पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है, शुद्रांत में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पाचन हो गया। पाचन के दौरान हमें ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज हमें किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिला हमें, ग्लूकोज मिला। अब इस ग्लूकोज का क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो प्रक्रिया है वो हमने पोषण में पढ़ी। ठीक, अब ग्लूकोज से ऊर्जा का बनना, ये देखिए, ये जो ऊर्जा है इसका बनना हम किस में पढ़ेंगे, श्वसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है ग्लूकोज से पायरुवेट। ऐसा नहीं होता कि ग्लूकोज सीधे टूटता है और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि ग्लूकोज टूट के क्या बनाएगा, पायरुवेट। पायरुवेट बनाता है। देखिए, अब ये वाली प्रोसेस है आपकी ग्लूकोज से पायरुवेट। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है ही नहीं। तो क्या ये प्रोसेस उन, या ये जो प्रक्रिया ये उन जीवों में भी होगी जिनमें जो ग्लूकोज का ऊर्जा में परिवर्तन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब जिनमें वायवीय श्वसन होता है। बिल्कुल, ये जो प्रोसेस होती है ये वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों के लिए क्या है, सेम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वायवीय में नहीं होगी। मैटर जो करता है, तो पहला स्टेप आपका ग्लूकोज से पायरुवेट सभी जीवों में सेम होता है। ठीक है, और ये होगा कहाँ आपका, कोशिका द्रव्य में। नाउ, अब जो चीजें हैं वो बदलती कहाँ से है कि किसको हम वायवीय के अंदर रखेंगे, कौन सा जो श्वसन है वो अवायवीय है, वो बदलता है पायरुवेट से। जब पायरुवेट से ऊर्जा बनेगी तो चीजें चेंज हो जाती हैं। देखिए, जब पायरुवेट की अगर पायरुवेट से ऊर्जा का बनना होगा कब, जब ऑक्सीजन क्या है, अनुपस्थित है। जब ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो पायरुवेट आपका इथेनॉल, एक प्रकार का अल्कोहल, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूट जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस आपके ईस्ट में होती है। जो आप बेकिंग इंडस्ट्री, जो बेकरीज वगैरह होती हैं जहाँ ब्रेड बनती है, वहां पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही फर्मेंटेशन किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो प्रक्रिया है आपकी कौन सी, अवायवीय श्वसन, ये किस में होता है, बैक्टीरिया में भी ये होता है। ठीक, अब देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूट गया, लेकिन अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो ये टूटता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और ऊर्जा में। ठीक है, ये प्रोसेस होती क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारे सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सेल के अंदर ये हो गया ना, न्यूक्लियस हो गया, और ये होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से दिखाते हैं। ये क्या होता है, आपका बिजली घर होता है। बिजली घर होता है किसी भी कोशिका का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हो गया इंसानों में, हम में, या जो भी और जो जीव है उनमें। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो गया। अब अगर ऑक्सीजन का अभाव है तब क्या होगा, अगर ऑक्सीजन की कमी है तब जो पायरुवेट है वो ऊर्जा तो बनाएगा ही। ठीक है, लेकिन उसके साथ एक और चीज बनाता है जिसे बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। क्या कहते हैं, लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है, पेशीय कोशिका में। अच्छा, जब कभी हम बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सरसाइज कर लेते हैं या बहुत ज्यादा चल लेते हैं अचानक से, तो हमारे पैरों की जो मसल्स है उनमें दर्द होने लग जाता है। तो वहां क्या होता है, जो पेशी कोशिका है उनमें क्या बन जाता है आपका, लैक्टिक अम्ल।
ऑक्सीजन की कमी हो गई है और ऊर्जा तो बनेगी, तो उसी लैक्टिक अम्ल के बनने की वजह से हमें क्या होता है, दर्द होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि अत्यधिक जब आप व्यायाम कर लेते हैं तो हमारी पेशियों में दर्द क्यों होने लगता है। इसलिए होता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, हमने पाचन किया, पाचन से हमें क्या मिला, ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज से हमने ऊर्जा भी बना ली। अब इस ऊर्जा का हम क्या करेंगे, क्या ये सारी ऊर्जा एक साथ यूज कर लेते हैं, क्योंकि ग्लूकोज तो हमें तब मिल रहा है जब खाना हमने खाया है और आपकी अम, पाचन हुआ है, ठीक है, तभी तो मिल रहा है। लेकिन ऊर्जा तो हमें हमेशा चाहिए, हमारे शरीर को हर वक्त ऊर्जा चाहिए, कोशिकाओं को हर कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो क्या किया जाता है, इस ऊर्जा का इस्तेमाल, इसको चेंज कर दिया जाता है एटीपी। ये जितनी भी ऊर्जा हमें मिली है, अगर यूज करनी है तो डायरेक्ट यूज करते हैं, वरना आप उस बची हुई ऊर्जा को किस में चेंज कर देते हैं, एटीपी में चेंज कर देते हैं। अब एटीपी चेंज जैसे आप, मतलब ये ठीक उसी तरीके से कि आपको जितने रुपए चाहिए आपने यूज करे और बाकी आपने बैंक में जाके सेव कर दिए, कि जब आपको चाहिए तो आप आवश्यकता अनुसार निकालेंगे ना और उसे यूज करेंगे। ठीक, यही होता है। ऊर्जा को किसमें चेंज कर देते हैं, एटीपी में। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, इसको बनाने में सारी ऊर्जा चल जाती है, ऊर्जा से क्या बन गया, एटीपी बन गया। अब इस एटीपी को आवश्यकता अनुसार अनुसार क्या करता है, इस एटीपी को बनाते हैं वापस ऊर्जा में। तो जब ऊर्जा चाहिए आप एटीपी का इस्तेमाल करेंगे और एटीपी से हमें क्या मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, और अब ये प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें, जिसके होने पर ऊर्जा निकलती है, ऐसी प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या प्रक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक टॉपिक है विसरण, इसे समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा समझाया था कि विसरण क्या होता है। देखिए, कोई भी कण, यहाँ पे देखिए, आप इस डायग्राम को समझिए, ये एक बॉक्स बनाया है, इसके अंदर मैंने हरे कलर के कण बनाए हैं और बीच में पतली सी झिल्ली बनाई है। ये झिल्ली हो भी सकती है और नहीं भी, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस वाले ए वन साइड है और ये टू साइड है। वन वाली साइड में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हरे कलर के कण है, लेकिन सेकंड साइड में ऐसा नहीं है। तो इनकी ज्यादा सांद्रता कहाँ है, वन वाली साइड में, और टू में ये कम सांद्रता है। तो ये क्या, ये जो कण है ये क्या करेंगे, अपनी ज्यादा सांद्रता वाली जगह से कम सांद्रता की तरफ जाएंगे। ठीक है, यही क्या होता है, विसरण होता है। ठीक है, कणों का अपना ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता वाली एरिया में मूव करने को, जाने को क्या कहते हैं, आप विसरण कहते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल, ये आपका कमरा है, आपने यहाँ पे धूप जलाई है, तो धूप के जो कण होते हैं वो धूप जलने के उसके यहाँ पे आसपास पास पास होंगे, और कमरे में वो कम है क्योंकि कमरे में उनकी कमी है क्योंकि वो जल ही इस पोर्शन पर ही है। तो वो अपनी ज्यादा सांद्रता वाले से कहाँ फैल जाते हैं, कम सांद्रता, मतलब पूरे कमरे में, और इसीलिए हमें क्या, धूप जलाने पर उसकी खुशबू सुंघाई देती है। या इसका दूसरा एग्जाम्पल, अब मान लीजिए आप एक घर पे करके देखिएगा, आप एक कांच का गिलास लीजिए, उसमें पानी भरिए। ठीक है, उसमें एक ड्रॉप इंक की या फिर नील जो कपड़ों में करते हैं वो डालनी है। जब आप उसे डालेंगे तो देखेंगे, देखिए इसके जो कण है वो नील की जहां पे आपने डाला है वहां पे पास पास होंगे, वहां पे ज्यादा होंगे, और पानी में वो कम है। उसमें आपको डिफ्यूजन, मतलब जो विसरण है ये होता हुआ दिखेगा कि किस तरीके से धीरे 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 जो इंक है वो पूरे पानी को क्या कर देती है, नीला कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे झिल्ली है, जब हम मानव शरीर में श्वसन पढ़ेंगे उस तब हम देखेंगे कि वहां पे झिल्ली है प्रेजेंट होती, मतलब झिल्ली उपस्थित है और विसरण झिल्ली के आर पार हो रहा है। तो वो झिल्ली क्या होती है, पतली होती है और नाजुक होती है, क्योंकि अब वो पतली है और नाजुक है और उसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विसरण तो उसी के आर पार हो रहा है, इसीलिए उसकी रक्षा करना क्या हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि पौधों में श्वसन कैसे होता है। देखिए, रंध्र छिद्र के द्वारा होता है। ठीक है, पौधों में श्वसन किसके द्वारा होगा, रंध्र छिद्र के द्वारा। रंध्र छिद्र मतलब किसके थ्रू, विसरण। विसरण मैंने आपको बता दिया, ज्यादा सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले में। वैसे भी इससे जब हमने पोषण वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें हमने पढ़ा है कि पौधों में किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन चेंज होते हैं। एक बार मैं फिर बता देती हूँ, ये है आपके क्या, ये हो गई द्वार कोशिकाएं और ये है आपका रंध्र छिद्र। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से होता है, आप इसको इस तरीके से लीजिए, ये हाथ है, ये द्वार कोशिकाएं हो गई। ठीक है, जब इनमें जल जाएगा तो ये आपका फूल जाती है। कौन फूल जाती है, द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं। फूलने से क्या होता है, रंध्र छिद्र खुल जाता है, रंध्र छिद्र के जो द्वार वो होता है वो खुल जाते हैं, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ठीक, अगर अब द्वार कोशिकाओं में से पानी निकल गया तो ये क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, सिकुड़ने पे ये द्वार जो रंध्र छिद्र है उसको क्या कर देंगी, बंद कर देंगी। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि ये द्वार कोशिकाएं की वजह से रंध्र छिद्र खुल बंद कैसे हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है।
दिन के टाइम पे ये अंदर मतलब किसकी बात हो रही है, रंध्र छिद्र की बात हो रही है, ठीक है, और बाहर मतलब वातावरण की। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि रंध्र छिद्र के अंदर दिन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कम होती है, ठीक है, कम होती है। उनको चाहिए, पौधों को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और उनके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है। ऑक्सीजन क्यों, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ऑक्सीजन किससे बनती है, जल के मॉलिक्यूल जब टूटता है, जल का कण जब टूटता है तो उससे क्या बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जल रंध्र छिद्र के अंदर ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, लेकिन वातावरण में ठीक उसका उल्टा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है क्योंकि हम रिलीज कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है, कम है क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो क्या होता है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सांद्रता से कहाँ जाएगी, कम की ओर, मतलब बाहर से कहाँ जाएगी, रंध्र छिद्र के अंदर। और सेम यही प्रोसेस ऑक्सीजन के साथ होगा, ऑक्सीजन अंदर ज्यादा है और बाहर क्या है, कम है, तो ऑक्सीजन अंदर से कहाँ चल जाएगी, बाहर चल जाएगी, ठीक है। अब रात के टाइम पे क्या होता है, रात्रि के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ऐसा आपने सुना होगा कि बड़े लोग बोलते हैं कि रात के टाइम पे पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। भाई अभी तक तो हमने पढ़ा था कि पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, देखिए सब सांद्रता की बात है, ठीक। जब रात के टाइम पे ये हो गया अंदर और ये हो गया बाहर, ठीक है, रंध्र छिद्र के अंदर का वो है ये के बारे में, और ये वातावरण के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र छिद्र के अंदर ज्यादा होती है और बाहर कम होती है। अब कहेंगे कि बाहर कैसे कम होती है, क्योंकि बाहर तो सबसे ज्यादा इतना बड़ा इन्वायरमेंट है, इतना बड़ा वातावरण है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे जब बात होती है ना, ये तुलना के तौर पे की जाती है। जब इनकी तुलना की जाती है ना किसी अमाउंट को लेके, तब ये देखा जाता है कि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है और अंदर क्या है, ज्यादा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रात के टाइम पे अंदर से कहाँ चल जाती है, बाहर। इसीलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात्रि के टाइम पे, ठीक। अब यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं, जंतुओं में श्वसन कैसे होता है। देखिए जंतुओं में श्वसन के लिए विशेष अंग है, ठीक है। कुछ जन जीव ऐसे होते हैं जिनमें त्वचा के थ्रू क्या होता है, आपका श्वसन होता है। जैसे हो गया आपके त्वचा के थ्रू क्या होता है, श्वसन होता है। जैसे केचुए हैं, अब केचुए की त्वचा है, ठीक है, तो इन त्वचा के आर पार क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए यह है क्लोम, दूसरा होता है क्लोम। क्लोम किन में होता है, जलीय जीव में, जैसे मछली, जिन्हें हम पढ़ते हैं कि मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं, तो गिल्स को ही क्या बोलते हैं, क्लोम बोलते हैं, ठीक है। ये क्लोम क्या करता है, घुली हुई ऑक्सीजन को निकाल लेता है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को निकाल लेता है, ठीक है। ये पॉइंट हम अभी पढ़ेंगे, इसको अभी लीव करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले स्थलीय जीवों में क्या पाया जाता है, फेफड़े या फुफ्फुस बोलते हैं इसे, पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, वातावरण की ऑक्सीजन को लेते हैं। तो जो क्लोम है वो जल में घुली ऑक्सीजन लेगा, और जो आपके फेफड़े हैं वो वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसको लेंगे। यहाँ पे मैंने श्वास दर लिखी है, कम और ज्यादा, ये कैसे हम समझ रहे हैं। देखिए श्वास दर क्या होती है कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हैं, कितनी बार ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, ये क्या है, श्वास दर है। जल में चूंकि जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसकी मात्रा तुलनात्मक रूप से जो वातावरण में ऑक्सीजन है उसके मुताबिक क्या है, कम है। तो कम होने की वजह से जीव क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उनका श्वास दर ज्यादा होता है कि वो अधिक से अधिक ऑक्सीजन अपने अंदर ले सके अपनी पूर्ति करने के लिए, ठीक है। और जो कि वातावरण में ऑक्सीजन की क्या है, उतना ठीक है, जल जितना कम नहीं है, तो जो स्थलीय जीव होता है उनका श्वास दर क्या होता है, कम होता है, वो धीरे धीरे लेते हैं ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए मानव शरीर में क्या हो रहा है, श्वसन तंत्र किस तरीके से कार्य कर रहा है, ठीक। चलिए ये है नासाद्वार, डायग्राम देख लेते हैं एक बार। नासाद्वार हो गया, ये हो गया आपकी श्वास नली, ये कंठ हो गया, ये उपास्थि वलय होता हो गया, और आपका ये हो गई श्वसनी, फिर ये टूटेंगी श्वसनिकाएं। जैसे पेड़ की टहनियां टूटती है, पेड़ बनाते हैं इस तरीके से, पहले 2 में काटेंगे, फिर और बढ़ता रहता है, फिर आगे वाली भी इसी तरीके से फेफड़ों में भी होता है, बढ़ता रहेगा, ठीक है। और लास्ट में आप देखेंगे क्या होती है, कूपिका। अब यहाँ पे इन्हें समझते हैं। आपकी जो वायु है वो गई नासा द्वार से, नासा द्वार पे आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक मिलेंगे महीन बाल, ठीक है, और दूसरी मिलेगी श्लेष्मा की परत। ये जो महीन बाल है, जब हम सांस लेते हैं तो धूल मिट्टी ये सब कहाँ चल जाती है, अंदर चल जाती है वायु के साथ। तो ये जो महीन बाल होता है ये इनको वहीं पे रोक लेते हैं। अगर बाल नहीं होंगे तो वो सारी धूल कहाँ चल जाएगी, देखिए वायु जा कहाँ नहीं है फाइनल में,
ये कूपिकाओं में इकट्ठा हो जाएगी वो जो आपकी धूल है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है हमारे नासा द्वार पे क्या होते हैं, या श्वास नली में यहाँ पे नासा द्वार पे आपके क्या होते हैं, हमारे महीन बाल होते हैं। और श्लेष्मा ये जो अंदर की जो परत है, इसमें एक और लेयर होती है, म्यूकस बोलते हैं उसे, और हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा। वो उसको क्या रक्षा प्रदान करती है, ठीक है। यहाँ पे ये श्लेष्मा हमने एक जगह और पढ़ा था, कहाँ, जब हमने पोषण पढ़ा था, हमने देखा था जो आपका वो होता है, ये अम, जो पेट है, जब हम अमाशय के बारे में पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था कि उसके सबसे अंदर में कौन सी लेयर होती है, श्लेष्मा सेक्रेट करते हैं, जो आपके श्लेष्मा क्या करती है, HCl क्या करती है, उसका रक्षक करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी श्लेष्मा का काम रक्षण का ही होता है। अब यहाँ पे देखिए, नासा द्वार के बाद अब वायु चली गई आपकी श्वास नली में। श्वास नली के बाद आता है उपास्थि वलय, ठीक है। उपास्थि वलय क्या करता है, आपका ये सुनिश्चित करता है कि जो वायु का मार्ग है वो निपतित ना हो, ठीक है। उसके बाद ये चली गई वायु श्वसनी में, श्वसनी में चली गई, श्वसनी के बाद श्वसनिका में चली गई, श्वसनिका के बाद आगे, और ये डिवाइड होती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। फाइनल में जाके एक स्ट्रक्चर आता है बॉल जैसा, या थैलीनुमा स्ट्रक्चर, जैसे एक थैलीनुमा जो आकार है उसको बोलेंगे आप कूपिका। क्या बोलते हैं, कूपिका। ये कूपिका बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे वास्तविक विसरण हो रहा है, ठीक है। एक बार समझते हैं इसे कि यहाँ पे विसरण कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो कूपिका है आपकी, मान लीजिए ये है आपका श्वसनी हो गई, ये बटी श्वसनिकाओं में, ठीक है। ये इस तरीके से बढ़ते रहेगी आगे को, ये और बटेगी, लास्ट में कहीं जाके एक गोल ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। ये क्या है, आपकी कूपिका है, ठीक है। तो कूपिका है, ये जो डार्क डार्क दिखा रही हूँ, ये कूपिका की झिल्ली हो गई, झिल्ली की तरह काम करती है विसरण के दौरान, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ से अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विसरण हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अभी मैं बताऊंगी कि कूपिका और इसमें कैसे विसरण होता है। पहले हमें ये चीजें निष्वहन और उच्छावहन समझना बहुत जरूरी है। निष्वहन मतलब ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर लेना। देखिए ये जनरली डायग्राम होता है, ठीक है। इसको बनाते हैं हम। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं श्वसन के दौरान, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं। और ये हो गई पसलियां। तो क्या होता है कि निस्वन के दौरान ये जो पसलियां हैं ये ऊपर उठेंगी। हमारा मेन काम क्या है निस्वर के दौरान, हमें याद रखना है कि हमें अंदर का आयतन बढ़ाना है। आयतन क्या करना है, बढ़ाना है। आयतन क्यों बढ़ाना है, क्योंकि आयतन बढ़ेगा तो अंदर जो दाब है वो क्या हो जाएगा, कम होगा। और कोई भी चीज ज्यादा दाब वाली जगह से, ज्यादा दाब वाली जगह से कहाँ को आती है, कम की तरफ आती है, ठीक है। ये इसीलिए हमारा मेन काम क्या है, अपने फेफड़े के अंदर जो आयतन है, किसका आयतन, जो कूपिका के अंदर जो आयतन है, वो क्या करना है, ज्यादा करना है, जिसके वजह से वहां क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। तो ये सभी काम करने के लिए क्या चीजें होती है, हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं। आप तो इसे फील भी कर सकते हैं, ठीक है, पसलियों का ऊपर उठना, सांस लेते समय आप फील कर सकते हैं कि पसलियां ऊपर उठ रही हैं, अंदर का क्या होता है, आयतन बढ़ता है। और आयतन को और बढ़ाने के लिए ये जो डायफ्राम है इसके नीचे, ये इस तरीके से होता है, ये क्या हो जाता है आपका सीधा। अब ये ऐसा था और ये अब ऐसा हो गया, देखिए कितना आयतन बढ़ गया इसका, इतना एरिया बढ़ गया, इतना आयतन बढ़ गया इसकी वजह से। तो ये समझ में आ रहा है, आप इसको एक बस समझने के लिए, ठीक है। ऐसा था डायफ्राम और उसके बाद हो जाता है ऐसे। तो आयतन बढ़ गया है, ठीक है, आयतन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दाब कम हो गया, दाब कम हो गया, तो कूपिका के अंदर दाब कम है ऑक्सीजन का, और वातावरण में ऑक्सीजन का दाब क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ज्यादा दाब से कम दाब की तरफ को आ जाती है ऑक्सीजन, ठीक है। ठीक इसका उल्टा होता है उच्छावन में। मतलब आपने क्या करा, अब हमें उच्छावन में क्या करना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करनी है। मतलब कोई चीज शरीर से बाहर भेजनी है तो शरीर के अंदर उसका दाब क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। शरीर के अंदर उसका दाब क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और ये कब होगा, जब हम आयतन को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो आयतन कम कैसे करते हैं, जो पसली हमने ऊपर उठाई थी वो पसलियां क्या हो जाती है, नीचे को आ जाती हैं। जो डायफ्राम बिल्कुल ऐसा सीधा हो गया था वो दोबारा से क्या हो जाता है, कस जाता है। देखिए ये चीजें, सभी चीजें आयतन को क्या करने के लिए हो रही है, घटाने के लिए हो रही है। क्योंकि आयतन घटेगा तो क्या हो जाएगा, दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ जाएगा। तो शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का दाब ज्यादा है और बाहर क्या है, कम है, तो ये चीजें कहाँ चल जाएंगी, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए हम
देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे कि कूपिकाओं में हो क्या रहा है, ठीक है? ये देखिए मैंने कूपिका बनाई है। यहाँ पे जाएगी ऑक्सीजन, जब हम निस्वहन कर रहे हैं उसके दौरान क्या हो जाएगी ऑक्सीजन। ये जो है आपकी ये झिल्ली की तरह कार्य करेगी, मतलब इसके आर पार कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होगा एक्सचेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे, इससे पहले हमें एक चीज जरूर समझनी है, उसको लास्ट वाली स्लाइड पढ़ते हैं फिर हम इस स्लाइड पे वापस आएंगे। यहाँ पे देखिए, जो बड़े जीव होते हैं ना उसमें से विसरण के द्वारा आपका पूरे अलग अलग भागों में, मतलब शायद सभी भागों में हम ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकते, तो हमें श्वसन वर्णक चाहिए होता है। देखिए मानव शरीर या जितने भी स्तनधारी हुए हमें क्या पाई जाती है, लाल रक्त कर्णिकाएं पाई जाती हैं। ये क्या है, आरबीसी है। ओके, इसके अंदर एक वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये आपका श्वसन वर्णक है। हीमोग्लोबिन का मेन काम खून को लाल करना नहीं है, उसकी वजह से खून लाल हो जाता है, वो मेन काम नहीं है, काम है ऑक्सीजन को लेना। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने साथ ऑक्सीजन को लेता है। अब क्योंकि खून तो शरीर के हर पार्ट में पहुंच रहा है ना, तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन हर शरीर के हर भाग में चल जाती है, ठीक है। और सिर्फ ये ऑक्सीजन के साथ ही नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी जुड़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए इसका थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्शन है, जब हम मानव मानव शरीर में आपका रक्त का परिसंचरण पढ़ेंगे ना तो वहां पे पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन आता है। ये जो यहाँ पे ये जो झिल्ली है इसमें आएंगी रक्त जैसे यहाँ पे आ जाएंगी सिराएं होंगी, यहाँ पे आपकी धमनियां होंगी, तो इनके द्वारा क्या होगा, यहाँ पे रक्त आएगा और रक्त में क्या है आपकी लाल लाल रक्त कणिकाएं हैं और उसमें क्या है एचबी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो ये देखिएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है। एक बात याद रखना कि हीमोग्लोबिन हमेशा ज्यादा वाली चीज के साथ जुड़ता है, जो ज्यादा होगी उसके साथ जुड़ जाएगा, याद रखने का तरीका है क्योंकि ये बहुत चालाक है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, वो देखेगा कि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन क्या है बहुत ज्यादा, इसका सांद्रता ऑक्सीजन की सांद्रता कोशिका के अंदर ज्यादा है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और रक्त के द्वारा शरीर के अलग अलग भागों में लेके जाएगा, अलग अलग कोशिकाओं में, ठीक है। अब कोशिकाओं में जाके वो ये दिखता है कि यहाँ पे कोशिका में क्या होता है, ऑक्सीजन क्योंकि यूज हो जाती है ना, श्वसन के लिए ऑक्सीजन यूज हो रही है ग्लूकोज के टूटने के लिए, तो ऑक्सीजन क्या होती है वहां पे कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया कि जो हीमोग्लोबिन है चालाक है, वो क्या करेगा फिर से इस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ तो आया है पर वो ऑक्सीजन से कहेगा कि आप सेपरेट हो जाइए, चलिए आप अलग हो जाइए, और अपना किसके साथ जुड़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ गया और फिर वापस जब ये आपका वापस जो रक्त है वो कहाँ जाएगा आपका, ये कूपिका में जाएगा, तो यहाँ पे जाके अब यहाँ पे कूपिका में जो वापस रक्त पहुंचा है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पहुंचा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पहुंचा है तो हीमोग्लोबिन फिर दिखेगा कि अभी तक वो ज्यादा वाले के साथ था, क्योंकि ये वाली शरीर की जो कोशिकाएं थी वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी। अब वो पहुंच गए कूपिका में, तो कूपिका में क्या ज्यादा होता है ऑक्सीजन, तो वो कहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से कि चलिए आप साइड हट जाइए, अब वो किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो फिर अब इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा और यहाँ पे इसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी है, तो उच्छा वहन के द्वारा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो सांद्रता है वो किसके अंदर ज्यादा हो गई है आपकी कूपिका के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर आउट। इस तरीके से ये चीजें काम करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और श्वसन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स है सब क्लियर हो गए होंगे। इसके जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है उसमें मैं हम मानव शरीर में वहन पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब मानव शरीर में और पौधों में उसके अगली वाली स्लाइड में होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।